भारत का इतिहास ना सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियों से नहीं बना है। इसमें कुछ ऐसे मोड़ भी हैं, ऐसे आक्रमण जिन्होंने इसका नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं शुरुआती अरब और तुर्क आक्रमणों की। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये समुद्री डाकुओं से शुरू होती है और विशाल साम्राज्यों तक पहुंचती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत पर इतना बड़ा हमला, एक फुल स्केल आक्रमण, आखिर शुरू कैसे हुआ? क्या कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी? नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी समुद्र में हुई एक मामूली सी लगने वाली डकैती से, जो देखते ही देखते हाथ से निकल गई। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सिंध में अरबों का आगमन, और इसे हम एक आकस्मिक आक्रमण भी कह सकते हैं। क्यों? अभी पता चलेगा। इस पूरी कहानी का जो पहला मेन कैरेक्टर है वो है मोहम्मद बिन कासिम, और हम बात कर रहे हैं लगभग 712 ईस्वी के आसपास के। तो देखिए हुआ क्या था, पूरी घटना कैसे घटी। श्रीलंका से तोहफे भेजे जा रहे थे, किसके लिए? उस वक्त के खलीफा के लिए। लेकिन सिंध के पास देवल बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं ने इन जहाज़ों को लूट लिया। अब जब सिंध के स्थानीय शासक राजा दाहिर से मदद मांगी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बस यहीं से बात बिगड़ गई। एक छोटी सी घटना एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्शन का कारण बन गई, और इसी एक घटना ने भारत में पहली बार अरबों की मौजूदगी की नींव रखी। इस हमले का एक बहुत ही दूर तक असर डालने वाला नतीजा था जजिया कर का लगना। भारत में पहली बार ये एक तरह का टैक्स था जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था, और इसने आने वाली कई सदियों तक भारतीय समाज और शासन व्यवस्था पर गहरा असर डाला। तो हाँ, ये सही है कि अरबों का कंट्रोल ज्यादातर सिंध के इलाके तक ही रहा, लेकिन उनका जो असर था ना वो काफी गहरा था। एक तरफ जजिया कर की शुरुआत हुई तो दूसरी तरफ कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। पंचतंत्र जैसी भारत की मशहूर किताबें अरबी में ट्रांसलेट की गई। इतना ही नहीं, अरबों ने यहाँ से डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली को सीखा और फिर उसे पूरी दुनिया में फैलाया। तो भले ही उनका इलाका छोटा था, पर उन्होंने एक स्थायी छाप जरूर छोड़ी। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अरबों के बाद भारत पर हमलों की एक नई लहर आई, और ये थे तुर्क। और इनके इरादे, इनके तरीके अरबों से बिल्कुल अलग थे। यहाँ मामला था लूट और साम्राज्य बनाने की सोच का। और ये दो नाम इस अंतर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। एक तरफ महमूद गजनवी और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी। गजनवी का सिर्फ एक मकसद था, भारत आना, यहाँ के मंदिरों और शहरों से बेहिसाब दौलत लूटना और वापस अपनी राजधानी गजनी ले जाना, बस। वहीं गोरी का सपना कुछ और ही था। वो यहाँ एक स्थायी इस्लामी साम्राज्य बनाना चाहता था। तो पहले बात करते हैं महमूद गजनवी की। एक ऐसा नाम जो 11वीं सदी की शुरुआत में लगातार होने वाले विनाशकारी हमलों का दूसरा नाम बन गया था। और जब हम कहते हैं लगातार हमले, तो इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 1 बार, 2 बार, 10 बार नहीं, महमूद गजनवी ने भारत पर पूरे 17 बार हमला किया। और जैसा हमने कहा, उसका मकसद यहाँ राज करना तो था ही नहीं, उसका एक ही टारगेट था, लूट। उसके कई हमलों में से 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर किया गया हमला सबसे ज्यादा बदनाम है। ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लूट में से एक माना जाता है, जहां से वो कल्पना से भी परे दौलत लूट कर ले गया था। अब गजनवी के करीब करीब 150 साल बाद एक और तुर्क हमलावर आता है, मोहम्मद गोरी। लेकिन इसकी सोच गजनवी से एकदम अलग थी। इसकी आंखों में सिर्फ खजाने की चमक नहीं थी, ये यहाँ एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने के इरादे से आया था। पर गोरी के लिए भी रास्ता आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसने मुल्तान तो जीत लिया, लेकिन 1178 में गुजरात के शासकों ने उसे बुरी तरह हराया। और यहीं गजनवी और गोरी का फर्क दिखता है। गजनवी शायद लूटकर चला जाता, लेकिन गोरी ने अपनी हार से सीखा। उसे समझ आ गया कि भारत को जीतना सिर्फ लूटपाट करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, और वो और भी ज्यादा तैयारी के साथ लौटा। और फिर भारतीय इतिहास का वो पन्ना लिखा गया जिसने सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं तराइन की लड़ाइयों की। सिर्फ 1 साल के गैप में 1191 और 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं आमने सामने थीं। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते और गोरी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन ठीक अगले ही साल दूसरी लड़ाई में पासा पूरी तरह पलट गया, और इस एक हार जीत ने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय कर दिया।
तो सवाल ये है कि आखिर गोरी की इस एक जीत का इतना बड़ा असर क्या हुआ? क्यों ये गजनवी के 17 हमलों से भी ज्यादा जरूरी मानी जाती है? क्योंकि तराइन की दूसरी लड़ाई में गोरी की जीत सिर्फ एक और हमला या लूट नहीं थी। ये असल में दिल्ली सल्तनत की नींव का पहला पत्थर थी। इसी एक जीत ने उत्तर भारत में आने वाली कई सदियों के सल्तनत राज का रास्ता खोल दिया और यहाँ के राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही माहौल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर 1192 में तराइन की उस दूसरी लड़ाई का नतीजा कुछ और होता तो आज का भारत कैसा दिखता? इतिहास का सिर्फ एक दिन, जिसका असर हम आज लगभग 1000 साल बाद भी महसूस करते हैं।